हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशन होगा इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था उस पर सॉल्विंग करेंगे अपन। यहाँ पे थंबनेल देख के समझ में आ गया रहेगा कि प्लीज आप ये बुक जरूर रिफर कीजिए। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, ये वाला बुक आपको रिफर करना है जो ओसवाल पब्लिशर्स का है। यहाँ पे आपको एक ही प्लेस पे सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सभी सॉल्व पेपर मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो बेटर है कि ये बुक क्या कर लीजिए, आप बाय कर लीजिए। अभी बोलो बाय कर लीजिए। आप 12 अभी चालू हुआ है तो प्लीज एंड टाइम पे बाय करने से अच्छा है अभी बाय कर लीजिए। एंड टाइम पे भी इतना ही पैसा देना है तो पूरा थ्रू आउट द ईयर ये बुक को क्या कीजिए, आप यूज कीजिए। आप चाहो तो भाई अमेजोन पे भी डायरेक्ट गूगल प्ले से भी इनको ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप क्या कर सकते हो, oswalpublishers.com से भी क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो ये बुक को। तो प्लीज जरूर रिफर करना। तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको डायरेक्ट एग्जाम तो देने मत जाना, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट मैदान में उतर गए विदाउट पास करके पेपर के देखे बिना तो फिर इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। मतलब आपने सभी चीजें की पर प्रैक्टिस मैच ही नहीं खेला, क्योंकि पास का पेपर आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस मैच हो जाएगा। उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितना परफॉर्म कर रहे हो, उसके बेस पे आप फाइनल मैच खेलने जाओगे जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो ये वाली बुक के अंदर आपको सभी, नॉट ओनली मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, एसपी, ओसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इवन दो आपकी जो सेकंड लैंग्वेज भी है हिंदी मराठी जो भी, उसके भी पेपर सॉल्व वाले आपको मिल जाएंगे लास्ट 3 साल का। तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कॉस्ट वाइज बात करो तो बहुत मिनिमल है, 672 ही रुपीज है। तो प्लीज बच्चे लोग उतरा तो आप कर ही सकते हो। यू नो वेरी वेल कहाँ पे पेपर घूमने जाते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल वॉक के लिए भी जाते हैं तो भाई डोमिनोज दिख जाते हैं, वहां पे अपन पिज्जा खा के आ जाते हैं 500 रुपए का। तो भाई एक बुक आप 600 650 का तो आप बाय कर ही सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली ये बेनिफिट आपके लिए। अगर आपको गुड मार्क्स स्कोर करना है तो मेरे हिसाब से ये रिफर करना बहुत जरूरी है। तो उसमें से ही लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम में से ही 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का, जो अपन डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है सभी को। और लाइक और शेयर करना भूलना नहीं है, क्योंकि आपको नए ये ऐसे टाइप के वीडियोस अगर अपडेट रहना है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अदरवाइज हीरेन सर कभी आके निकल जाएंगे, मालूम ही नहीं गिरेगा आपको। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आया था, मतलब बोर्ड एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। अभी डिमांड का मतलब तो क्या है, मतलब कुछ भी चीज मुझे चाहिए वो मेरे लिए डिमांड हो जाएगी। मतलब जनरली अपने बच्चे लोग अपने पेरेंट्स से जो डिमांड करते हैं वो हो जाएगी नॉर्मल टर्म में, ऑर्डिनरी वर्ड में बोलूं तो इट्स कंसिडर एज ए डिमांड, जो बच्चे को चाहिए। मतलब डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलते हो। बट सर अगर मुझे इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिफाइन करना है, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे डिमांड को डिफाइन करना है इकोनॉमिक्स में तो भाई खाली डिजायर नहीं होगा, डिजायर के साथ साथ आपका विलिंगनेस भी होना चाहिए बाद में, और एबिलिटी टू पे भी होना जरूरी है। मतलब 3 चीजें होनी जरूरी है अगर मुझे इकोनॉमिक्स के टर्म में डिमांड को डिफाइन करना है। कौन सी 3 चीजें होगी, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। मतलब आपकी इच्छा है, डिजायर है, विलिंगनेस टू पे मतलब आपके पास कैपेबल होने चाहिए पे करने के लिए। चलो कैपेबल भी हो आप पे करने के लिए, बट आप में वो साहस भी होना चाहिए, मतलब आप में वो एबिलिटी भी होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। देखो सभी की बस की बात नहीं है कि जो 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की वॉच पहन है, इवन तो वो 100 करोड़ का मालिक क्यों ना हो, बट वो उसके पास डिजायर है, वो बोलता है मैं पहनना चाहता हूं, उसके पास विलिंगनेस भी है, बट उसके पास एबिलिटी, सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि एबिलिटी नहीं होती है, विलिंगनेस होता है, विलिंगनेस होता है तो एबिलिटी होती है। तो आपको एज पर द इकोनॉमिक्स की अगर डिमांड की बात करो तो आपको बस तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही डिमांड माना जाएगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपको डिमांड नहीं कहलाएगा। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, मतलब नॉर्मल टर्म की बात कर रहा हूं, डिमांड मीन्स डिजायर। जो बच्चा अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है उसके लिए, वो बच्चा इसलिए डिमांड करता है क्योंकि वो उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है। Desire means urge to have something in economics. Demand means desire which is backed by willingness and ability to pay. क्या है, 3 चीजें हैं।
डिमांड मीन्स डिजायर पहला हो जाएगा, एबिलिटी टू पे हो जाएगा, और थर्ड हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा विलिंगनेस, और थर्ड हो जाएगा एबिलिटी टू पे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही मैं क्या मानूंगा, डिमांड मानूंगा। यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, अकॉर्डिंग टू बेहमान द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। अभी उन लोग ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड। भले उन लोग ने पूछा नहीं कि व्हाट इज द डिमांड, तो भी आपको क्या करके आना है, मीनिंग लिख के आना है। क्या लिख के आना है, मीनिंग लिख के आना है। मतलब एक सोफिस्टिकेटेड आंसर, प्रोफेशनल आंसर के नजर से देखते हैं कि अगर आपने, भले हम लोग ने नहीं पूछा डिमांड के बारे में, अगर आपने मीनिंग इंट्रोडक्शन लिखा तो भाई एग्जामिनर जो पेपर चेक करे वो क्या हो जाएगा, इंप्रेस्ड हो जाएगा। और यहाँ पे तुम लोग को बता देता हूँ कि अगर जो बच्चों को डिटेल वीडियोस चाहिए इकोनॉमिक्स से सभी चैप्टर्स का, तो मेरी प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स की अलग से ही बनी है। मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, वहां पे नीचे देखना इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का आपका सभी क्वेश्चंस, आपको वहां पे सभी क्वेश्चन क्या बोलो, सभी चैप्टर्स डिटेल में एक एक लाइन जो आपकी गवर्नमेंट बुक है उसमें से मैंने पढ़ाया, अलोंग विद मैंने एक्सरसाइज भी क्या हुआ है, पढ़ाया है। यस, चलो अपन को बोला 4 टाइप्स ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करो। पहला है डायरेक्ट डिमांड। अभी व्हाट यू मीन बाय डायरेक्ट डिमांड, कोई भी चीज को मैं डायरेक्टली डिमांड कर रहा हूं, मतलब डायरेक्टली ऐसा डिमांड की जो डायरेक्ट कंज्यूमेबल है। डायरेक्ट क्या है, कंज्यूमेबल। सपोज फॉर एग्जांपल ये शर्ट की बात कर रहा हूं, शर्ट डायरेक्ट क्या है, कंज्यूमेबल ही है, मतलब यूज के लिए है, तो उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट डिमांड। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन जो डिमांड में कर रहा हूं डायरेक्ट यूज के लिए, डायरेक्ट यूज के लिए, वो चीज हो जाएगी डायरेक्ट डिमांड। इट इज अ डिमांड बाय अ कंज्यूमर फॉर गुड्स विच satisfy their want directly, they serve direct consumption need of the consumer, thus it is a demand for the consumer goods। इसलिए उसको कंज्यूमर गुड्स भी बोला जाता है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया है कि भाई डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश डिमांड, तो इज नथिंग बट कंज्यूमर डिमांड। मतलब कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है और डायरेक्टली उसको कंज्यूम करने के बाद यूज कर रहा है, इसलिए उसको डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया डिमांड फॉर क्लोथ एंड शुगर एट एक्स्ट्रा। सेकेंड डिमांड क्या बोलता है, सेकेंड है आपका इनडायरेक्ट डिमांड। अभी इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, इनडायरेक्ट डिमांड वो डिमांड है जो डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं होगा, बट वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, वो डायरेक्ट आप कंज्यूम नहीं कर सकते, बट आपको कुछ डायरेक्ट डिमांड बनाने के लिए, क्लोथ बनाने के लिए जो आपको कॉटन लगता है, उस कॉटन का जो डिमांड करेंगे वो चीज को मैं क्या बोलूंगा, इनडायरेक्ट डिमांड कर लूंगा। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन अगर कोई भी ऐसा गुड्स है जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में मैं डिमांड कर रहा हूं, उसको मैं कौन सी डिमांड बोलूंगा, इनडायरेक्ट डिमांड बोलूंगा। बच्चे लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज अ डिराइव डिमांड, मतलब जिससे डिमांड डिराइव होगी। ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखना, एक एक मार्क का सवाल जो मैं बोलते जा रहा हूं कान खोल के सुनिए, ऐसा रहेगा तो 3 बार सुनिए, मैं 3 बार बोलते भी जा रहा हूं कि इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिराइव डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिराइव डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिराइव डिमांड। तो आपको भी 3 बार मेरे साथ बोलना होगा। It refers to demand for goods which are needed for further productions. It is a demand for producers goods. Hence all the factor of production, जो 4 factor of production है, main, machine, material and money, have a indirect or derived demand. For example, demand for worker in a sugar factory is derived demand और indirect demand। मतलब आप कोई वर्कर से फैक्ट्री के अंदर वर्कर की, क्योंकि वर्कर ही रहेंगे जो कन्वर्ट करेंगे रॉ मटेरियल टू इनटू द शुगर के अंदर। शुगर इज अ डायरेक्ट डिमांड, बट जो शुगर बनाने के लिए जिसकी आप डिमांड है, किसकी डिमांड है, वर्कर की, तो वर्कर की डिमांड को क्या बोलोगे आप, इनडायरेक्ट डिमांड बोलोगे। नेक्स्ट थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री और ज्वाइंट डिमांड। ऐसा डिमांड जो आप अब एक चीज लेने जाते हो बट ऑटोमेटिकली दूसरी चीज उसके साथ जुड़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार लेने गए, ऑटोमेटिक कौन सी चीज जुड़ जाएगी, पेट्रोल और डीजल। मतलब आप विदाउट कार ले लिया, विदाउट पेट्रोल और डीजल, तो आप कार चलाने वाले नहीं हो। तो आपने भले कार की डिमांड की, पर ऑटोमेटिकली आपने इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो डायरेक्टली भी बोलने जाओ, आपने पेट्रोल और डीजल की भी डिमांड क्या कर लिया, क्रिएट कर दिया। तो उसको बोलोगे ज्वाइंट डिमांड या तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलोगे। When 2 or more goods are demanded jointly to satisfy the single want, it is known as a joint or complementary demand. For example, car and fuel. और फोर्थ वन लिखा है कंपोजिट डिमांड। अभी सर कंपोजिट डिमांड क्या होता है? मतलब कंपोजिट डिमांड वो डिमांड होता है जो एक यूज से
एक गुड से आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर एक एग्जाम्पल दे तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से आप एसी भी चला सकते हो, कैमरा भी चला सकते हो, स्क्रीन भी चला सकते हो, कंप्यूटर भी चला सकते हो, टीवी भी चला सकते हो, रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हो। मतलब एक ही चीज से आप मल्टीपर्पज यूज के लिए जो चीज डिमांड होती है वो चीज को आप क्या बोलोगे, कंपोजिट डिमांड बोलोगे। तो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज इज नोन एज अ कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूज सच एज अ लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एटेक्स्ट्रा। और लास्ट है कॉम्पिटिटिव डिमांड, मतलब नाम में लिखा है कॉम्पिटिटिव मतलब ऐसी डिमांड जो एक चीज का भाव बढ़ने से दूसरी की डिमांड बढ़ जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल टी का भाव बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सब कस्टमर क्या किधर स्विच हो जाएंगे, कॉफी की तरफ स्विच हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है अल्टीमेटली कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। इट डिमांड फॉर दस गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, शुगर और जैगरी एटेक्स्ट्रा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है बच्चे लोग? कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मेरे ये डाउट है। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी क्या किया जाएगा, शॉर्टेड आउट किया जाएगा। देखो बहुत टाइम ऐसा होता है कभी कभी कि भाई मेरा भी बिजी स्केड्यूल है तो मैं ऑन द स्पॉट कमेंट का जवाब ना दूं, बट आपको कमेंट का जवाब मिलेगा, एक दिन 2 दिन मतलब मिलेगा, वो कंफर्म है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में जो 12th स्टैंडर्ड में है प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी आपकी बोर्ड एग्जाम आएगी तो उस टाइम पे आपको लाइव सेशंस होगा मेरे चैनल पे रात को रोज, जहाँ पे अपन डाउट डिफिकल्टी रिवीजन सेशंस चालू कर दूंगा मैं। मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीना फुल एंटरटेन होगा वो वाले वीडियो लाइव सेशन। तो प्लीज बच्चे लोग अभी से जुड़ी रहिए और पहले मेरे जितने भी वीडियोस है वो सब वीडियोस जरूर देखिए, रिक्वेस्ट है सभी को। यस, और जो क्लासेस ज्वाइन नहीं किया टेंशन लेना ही नहीं है भाई। अगर जिसे क्लासेस ज्वाइन नहीं किया ना उसको टेंशन नहीं लेना, सभी चीजें मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और सर्टन चीजें अगर नहीं भी मिले तो यूट्यूबर्स तो बहुत सारे हैं अपने इंडिया में, तो उनके बहुत सारे टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो उनके पास भी इतना रहेगा कि सब चीजें आपको सभी सॉल्व क्वेश्चन घर बैठे आपको क्या मिल जाएगा। तो जो ऐसा सोच रहा है कि मैं क्लासेस नहीं जो ज्वाइन कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीजन, तो टेंशन मत लीजिए बच्चे लोग। आप खाली क्या कीजिए, जो भी प्रोफेसर को फॉलो कीजिए उस पर ब्लाइंडली भरोसा कीजिए, क्योंकि ऐसा सर्टन है बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर वो सर ऐसा बोल रहे हैं, वो सर ऐसा बोलते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में भी सेम ही होता है, दूसरे क्लासेस में अलग टेक्निक से सिखाते हैं, दूसरे क्लासेस में अलग टेक्निक से सिखाते हैं, कॉलेज में अलग से सिखाते हैं। तो आपको अगर जो सर पे भरोसा है उस पर ब्लाइंडली भरोसा कीजिए और थ्रू आउट द ईयर वो सर को जरूर फॉलो कीजिए आप। ठीक है, चलो सेकंड हो जाएगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इसको कमेंट सेक्शन के फॉर्म में पूछा था, मतलब वेदर यू आर एग्री और नॉट। एग्री था, मतलब एग्री वाला नहीं था, आपको खाली बोला, इन लोगों के क्वेश्चन ऐसा पूछा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ऑफकोर्स बहुत सारे इंडेक्स नंबर है आपके चैप्टर्स के अंदर, जो आपका चैप्टर्स है उसके अंदर बहुत टाइप के इंडेक्स नंबर को एक्सप्लेन किया है। तो यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। अभी एक्सप्लेन करना है कि कितने टाइप के इंडेक्स हैं। तो एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर द चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर क्या होता है, जनरली अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं भाई कौन से ईयर में। इंडेक्स नंबर का पर्पस ये होता है कि कौन से ईयर में ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कौन से ईयर में कम प्रॉफिट हुआ। मतलब कंपनी की जीडीपी भी अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है तो इंडेक्स नंबर इज अ बेस्ट मेथड, बोल सकते हो बेस्ट मॉडल, जो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन लोग ने मीनिंग में इतना यही बोला है कि भाई इंडेक्स नंबर है क्या, तो इन लोग ने एक्सप्लेनेशन दिया कि इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस, वो एक क्या डिवाइस है टू मेजर द चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितना कितना चेंजेस आ रहा है, वो एक डिवाइस से अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो डिवाइस का क्या नाम है, इंडेक्स नंबर। अभी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की बात करो तो बहुत सारे टाइप्स के इंडेक्स नंबर है। यहाँ पे तो आपको सिलेबस के अंदर बहुत कम एक्सप्लेन किया है, बट एज ए इकोनॉमिक्स वाइज बात करो तो बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिससे आप इकोनॉमिक्स को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। पर यहाँ पे अपने को जितना दिया उतना ही पड़ेगा। लेट्स सी द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर आर एज फॉलो। पहला ही है प्राइस इंडेक्स नंबर, नाम में लिखा है प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब वेरियस प्राइस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इट मेजर द जनरल चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। इट कंपेयर द लेवल ऑफ प्राइस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड। मतलब 19-20 में कितना प्राइस था ये गुड्स का और 20-21 में क्या प्राइस है। तो जो डिफरेंट सेट पीरियड में 19-20 और 20-21 फाइनेंशियल ईयर, तो वो प्राइस इंडेक्स अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो चीज को आप क्या बोलोगे, प्राइस इंडेक्स नंबर बोलोगे। सेकंड क्या बोलता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नाम में लिखा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, मतलब चेंज इन आउटपुट और फिजिकल आउटपुट।
तो लेट्स सी, इट मेजर द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन अ इकोनॉमी. एग्जाम्पल, चेंज इन एग्रीकल्चर and industrial production etc. over time. It also called as a volume index number. क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है, तेरा वॉल्यूम क्या है. मतलब जनरली और बड़े बड़े बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्ड कभी कभी सेल नहीं बोलते, उन लोग बोलते हैं वॉल्यूम कितना हुआ इस महीने. समझ में आ रहा है. इसलिए क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है, सेल ही होता है इनडायरेक्टली. तो उसको ऑल्सो कोड क्या बोला है, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर बोला है. ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करना है बच्चे लोग, हाईलाइट करके रखिए इसको. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड बोलता है वैल्यू इंडेक्स नंबर. नाम में लिखा है वैल्यू इंडेक्स नंबर, मतलब वैल्यू कैसे मिलती है. कोई भी प्रोडक्ट की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे मिलेगी, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू मेरी वैल्यू. यस. तो द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी, पी इंटू क्यू. द वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू of variable in term of rupees. It is a more informative index as it is a combined both change in the price as well as quantity. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इसको भी कैलकुलेट कर रहा है, इसको भी कैलकुलेट कर रहा है, तो ही मुझे वैल्यू मिलेगी ना. अदरवाइज वैल्यू कैसे मिलेगी. वैल्यू का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, टोटल वैल्यू. अगर ये मार्कर के मेरे को वैल्यू काटनी है तो मेरे को भाई इसका क्वांटिटी प्लस मुझे वैल्यू काउंट करूंगा तो भी जाके मेरे को क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू मिलेगा. तो अगर मुझे पूरे इकोनॉमिक्स का काउंट करना है तो भाई कितना आउटपुट हुआ है इनटू क्या प्राइस लगा है, तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा. तो वैल्यू इंडेक्स में आपको इसका भी और इसका भी क्या मिल जाता है, कॉम्बिनेशन मिल जाता है. इसलिए लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, इट इज अ मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एट इज कंबाइंड बोथ चेंज इन प्राइस एंड एज वेल एज क्वांटिटी. चेंज इज प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी. यहां पे क्या होता था, अपन प्राइस पे फोकस करते थे. यहां पे क्या होता था, यहां पे अपन क्वांटिटी पे ही फोकस करते थे. बट यहां पे क्या होगा, अपन दोनों पे फोकस करते हैं. समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट है इसके अंदर स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. मतलब नाम में लिखा है स्पेशल पर्पस, मतलब कोई स्पेशल पर्पस के लिए अपन ने वो मॉडल क्रिएट किया रहेगा या तो फाइंड आउट किया रहेगा, तो उसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. दे आर कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस. एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर. मतलब अपन को फाइंड आउट करना है कि भाई अपने इंडिया में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ इंडेक्स, तो वो इंडेक्स को बोलेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स. लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स और शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर एक्सेट्रा. तो अपने टोटल 4 टाइप के भी इंडेक्स नंबर हो गए. पहला प्राइस, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड है वैल्यू और फोर्थ है स्पेशल पर्पस इंडेक्स. अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. लेट्स सी क्या लिखा है, इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट. देखो डेब्ट का मतलब होता है लायबिलिटीज. डेब्ट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी. अभी इंटरनल मतलब विद इन कंट्री, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंट्री. क्लियर है इतना. लेट्स सी, अभी उसका डिस्टिंग्विश आया था एग्जाम में. लेट्स सी क्या लिखा है, इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट. व्हेन द गवर्नमेंट बोरो सिटीजन्स फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बिजनेस हाउस एटेक्स्ट्रा विद इन अ कंट्री. मतलब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अगर अपने ही सिटीजन से या तो अपने ही बैंक से कुछ बोरो कर रही है लोन के फॉर्म में, उसको क्या बोलेगी, इंटरनल डेब्ट बोलोगे. उसका उल्टा एक्सटर्नल डेब्ट मतलब गवर्नमेंट किससे बोरो कर सकती है, आउटसाइड कंट्री से. व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक और इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द कंट्री, मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एटेक्स्ट्रा, उसको कौन सा डेब्ट बोलोगे आप, एक्सटर्नल डेब्ट बोलोगे. नेक्स्ट सेकेंड, इट इज अ वॉलंटरी और कंपल्सरी नेचर हो सकता है. गवर्नमेंट पे प्रेशर है, मतलब कंपल्सरी है कभी कभी, और कभी कभी वॉलंटरी के फॉर्म में भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट बोरो करते हैं क्योंकि बिजनेस एक्सपांड करना, अरे बिजनेस क्या बोल रहा हूँ, कंट्री को ग्रोथ करना है, एक्सपांड करना है कंट्री को, तो ऑफकोर्स पैसा तो चाहिए. तो इसलिए जनरली वॉलंटरी और कंपल्सरी नेचर है. बट यहाँ पे वॉलंटरी नेचर है, आप चाहो तो आउटसाइड कंट्री से ले सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं. अगर आपको इंटरनली इतना सफिशिएंट फंड मिल जा रहा है अपने ही कंट्री से, तो आउटसाइड कंट्री से जाने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है. नेक्स्ट थर्ड, इट इज इन्वॉल्व द यूज ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. ऑफकोर्स इंटरनल डेब्ट है, बट यहाँ पे आपको फॉरेन करेंसी यूज करना पड़ेगा क्योंकि अगर वर्ल्ड बैंक आपको लोन दे रही है तो ऑफकोर्स वो डॉलर में ही देगी. और फोर्थ, इट इज अ लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट बट इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द मैनेजमेंट. तो हो जाएगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा. कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दिस सेशंस और कोई भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए. मिलते हैं. टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए. थैंक यू so much.